नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से। बताया जा रहा है कि आज सीबीआई दिल्ली में पूछताछ कर सकती है और ये पूछताछ जमीन के बदले नौकरी के मामले को लेकर होगी। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। लालू यादव फिलहाल दिल्ली में अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर रह रहे हैं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों को 15 मार्च को पेश होने के लिए समन भेजा है। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए और इस वक्त हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, कल हमने देखा इस मामले में राबड़ी यादव से पूछताछ सीबीआई ने की, आज लालू प्रसाद यादव। ये मामला पूरा बताएं हमारे दर्शकों को एक बार फिर से। देखिए, मामला 2004 से लेकर 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। तो आरोप ये लगे कि उस दौरान लालू यादव ने रेलवे के अलग अलग जोन्स में ग्रुप डी में कई लोगों को नौकरी दी और ये नौकरी जो है बिना कोई विज्ञापन निकाले दी गई और नौकरी के बदले लोगों की जमीन को हड़पा गया। पटना में अलग अलग लोकेशन पर 12 प्लॉट लिए गए और ये प्लॉट जो है लालू यादव की जो बेटी है मीसा भारती, उनके नाम किए गए, उनकी बेटी हेमा के नाम किए गए, लालू यादव के परिवार के नाम किए गए। और इस मामले में जो सीबीआई है उसने 2022 में केस दर्ज किया था और केस दर्ज करने के बाद सीबीआई ने इस मामले में जो लालू यादव के करीबी हैं भोला यादव, उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके अलावा उनकी बेटी से पूछताछ हो चुकी है। कल हमने देखा कि जो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी हैं, उनसे भी लंबी पूछताछ हुई। उसी क्रम में आज जो है सीबीआई लालू यादव से पूछताछ करेगी। पंडारा रोड में उनकी बेटी मीसा भारती रहती हैं, उनके घर में जाकर पूछताछ होगी और वहीं पर लालू यादव हैं। तो सीबीआई की टीम सुबह 10 बजे वहां पहुंच सकती है और उनसे पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट भी दायर कर दी है और सभी आरोपियों को कोर्ट ने सम्मन किया है। उनको 15 मार्च को कोर्ट में पेश होना है। जी मुकेश, जैसा कि विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है सीबीआई जैसी, ईडी जैसी एजेंसियों पर कि उसके दुरुपयोग का आरोप लगाता है। ये पूरा मामला 2004 से 9 के बीच का है, लेकिन मामला जो है सीबीआई जो केस दर्ज करती है वो 2022 में जाकर। देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि मामला बहुत देर बाद दर्ज किया गया और करीब 14 साल बाद ये केस दर्ज किया गया। तो इसको लेकर जरूर सवाल उठते हैं कि आखिर अगर एजेंसी को पहले से मालूम था तो इतनी देर में कार्रवाई क्यों की गई। और यही लालू यादव का परिवार आरोप लगा रहा है कि जो ये कार्रवाई की जा रही है वो केंद्र सरकार के इशारे पर की जा रही है। हालांकि एजेंसी का कहना यह है कि जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली तब उन्होंने इसमें केस दर्ज किया और अब चार्जशीट पेश कर दी है और राबड़ी देवी से पूछताछ भी उनकी सहमति से हुई है। उन्होंने कहा था कि घर पर आकर पूछताछ करें। इसी तरह लालू यादव से पूछताछ जो होगी वो भी उनके घर पर होगी। तो कुल मिलाकर एजेंसी का अपना दावा है, लेकिन जो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है उसका यही आरोप है कि जो केंद्र की एजेंसियां हैं वो विपक्ष के नेताओं और उनके परिवारों को टारगेट कर रही हैं। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी बता रहे हैं 10 बजे का वो वक्त है जब दिल्ली में मीसा भारती के घर पर इस वक्त लालू प्रसाद यादव रह रहे हैं और वहां पर सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंच सकती है। इससे पहले इस पूरे मामले में राबड़ी देवी से उनके घर में सीबीआई ने कल पूछताछ की, जो पूछताछ करीब 4 घंटे तक चली। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूछताछ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सब 2024 तक चलता रहेगा। जैसे सीबीआई टीम के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर आने की खबर आई, आरजेडी कार्यकर्ता और नेता बड़ी संख्या में जमा हो गए। उस समय वहां तेज प्रताप यादव तो थे, लेकिन तेजस्वी यादव राजभवन में एक कार्यक्रम के बाद सीधे विधानसभा पहुंच गए, लेकिन उन्हें सब जानकारी थी। सीबीआई की टीम जो है न्यूज के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथाकथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि जमीन के बदले जो है नौकरियां दी गई। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। ये दरअसल लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान
जमीन के बदले ग्रुप डी में नौकरी देने का मामला है और लालू परिवार का दावा है कि रेलवे ने कभी इसे धांधली या घोटाला नहीं माना। ये प्रक्रिया है जिसको फॉलो करना पड़ता है नौकरी को लेकर के। आप बता दीजिए कोई मंत्री साइन कर दे और किसी को नौकरी मिल जाए तो घोटाला किस बात की भाई? जो कारनामे आपने किए हैं उन कारनामों की सजा तो मिलेगी और जांच से आपको डर लगता है तो आप उसको 24 का आपातकाल तो लगाने वाले लोग के साथ आप सरकार में हैं। जिन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया उन्हीं के साथ तो आप सरकार चला रहे हैं, तो हम पर यह आरोप न लगाए। हाँ, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। हालांकि 4 घंटे के पूछताछ के बाद जैसे सीबीआई टीम निकली, राबड़ी देवी भी विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेने पहुंची। मैडम, सीबीआई आई थी पूछताछ करने के लिए। काम था हुआ अपना काम किया चला गया। मैम, बार बार परेशान किया जा रहा है आप लोगों को। और हजारों बार परेशान करेंगे हम लोग, बोलेंगे। अब मंगलवार को लालू यादव से पूछताछ होगी और अगले हफ्ते तेजस्वी यादव को इस मामले में कोर्ट के सामने उपस्थित होना है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं कथित रूप से दिल्ली के आबकारी घोटाले के मामले की। इसमें आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 2 दिन की रिमांड के बाद सीबीआई ने उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि अब उन्हें मनीष सिसोदिया की रिमांड नहीं चाहिए। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। तिहाड़ की जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा। सत्येंद्र जैन तिहाड़ की जेल नंबर 7 में कैद है। सीबीआई रिमांड पर रहने के बाद दिल्ली आबकारी घोटाले के कथित मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच मनीष सिसोदिया हंसते हुए कोर्ट रूम में पहुंचे। सिसोदिया को पेश करते ही सीबीआई ने कहा कि अब उन्हें रिमांड की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए सिसोदिया को जेल भेज दिया। मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड खत्म हुई, मतलब सीबीआई जो मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही थी वो भी खत्म हुई। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट से कहा है कि अभी के लिए मनीष सिसोदिया को आप न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए, लेकिन ज़रूरत हुई तो मनीष सिसोदिया को कस्टडी में लेके सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है। इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई हर रोज एक ही तरह के सवाल कर उनका मानसिक उत्पीड़न कर रही है। सिसोदिया कुल 7 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहे। ईडी और सीबीआई जानती है कि इसमें सबूत नहीं है और इसमें कुछ साबित नहीं होगा, मगर क्या है कि बिना कुछ साबित किए ही किसी को कैसे जेल में रखा जाए, तो जो प्रोसेस है इसको इस तरह से बनाया गया। और केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में जबरदस्ती इस प्रोसेस को इस तरह से बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलीलें इस तरीके की रखी गई कि साहब जिसके ऊपर आरोप है वो साबित करे कि वो जो है वो बेगुनाह है। अब वो कैसे साबित करेगा? वो तो कह ही रहा है कि वो बेगुनाह है। तो एजेंसी को साबित नहीं करना कि वो गुनाहगार है, ये आरोपी जो है वो साबित करे। अब वो साबित करने में समय लगेगा और उस समय तक जो है आप उसको प्रताड़ित करेंगे। देखिए, ये 20 मार्च तो अभी तो जांचें आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है ये 20 मार्च 20 महीने हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं। और एक बार फिर से लोगों को ये विश्वास हुआ है, हमारे दिल्ली के लोगों को, कि अपराध करने वाले का जो हश्र होता है वही मनीष सिसोदिया के साथ हो। कोर्ट का आदेश आते ही मनीष सिसोदिया को एक आम कैदी की तरह जेल वैन में तिहाड़ जेल ले जाया गया। दिल्ली सरकार में वो दूसरे ऐसे मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप में तिहाड़ जेल गए हैं। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी कई महीने से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होगी। हालांकि तब उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा। मनीष सिसोदिया अब एक आम कैदी की तरह तिहाड़ की जेल नंबर 1 में बंद हैं। उनकी सुरक्षा और निगरानी को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। अब 10 मार्च का दिन उनके लिए काफ़ी अहम होगा, क्योंकि 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई है। वहीं ये देखना होगा कि क्या ईडी उनकी रिमांड लेने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाती है या नहीं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुस्लिम के साथ
मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयशा नूरी ने कहा कि मंत्री ने हमारे भाई से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। मंत्री जी ना तो फोन उठा रहे हैं और ना ही बात हो पा रही है। मेयर हैं अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फ़ोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो जब ये मेयर प्रत्याशी घोषित हुई, जब से इन्होंने बसपा ज्वाइन किया है तब से जो अभिलाषा नंदी है वो ये नहीं चाह रही है, जो 10 साल से यहाँ पर मेयर है, वो किसी तरह नहीं चाह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन मेयर के लिए इलेक्शन चुनाव लड़े। और अब आपको हम दिखाते हैं लूट का लाइव वीडियो। दिल्ली के लाल किले के पास ये घटना घटी है। मोटरसाइकिल सवार से यहां पर 40 लाख रुपए लूट लिए गए। जिस शख्स से ये लूटे गए हैं पैसे उसका नाम है उमेश। 2 लड़कों ने इस लूटपाट को अंजाम दिया। 1 मार्च की शाम की एक घटना है और हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मुकेश, इसमें ताजा जानकारी क्या है? 1 मार्च की घटना है, दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। जिन शख्स ने, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे हैं, बताएं। देखिए, ये घटना 1 मार्च की है जब उमेश नाम के एक शख्स हैं जो कि कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी का पैसा लेकर सदर बाजार की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब वो लाल किले के पास पहुंचे तो उनकी बाइक के पीछे 3 लड़के आए और उन लड़कों ने उनके बैग में जो 40 लाख रुपए रखे थे उसको निकाल लिया और वहां से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें ये लड़के साफ तौर पर नजर आ रहे थे। पुलिस ने एक टीम बनाकर इनकी तलाश शुरू की और फाइनली इन 3 लड़कों में से 2 लड़के गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें अभिषेक और अंकित 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये शातिर लुटेरे हैं और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर ये बाइक सवार लोगों को टारगेट करते हैं। जो लोग बाइक पर कैश लेके चलते हैं या महंगा सामान लेके चलते हैं उनको ये टारगेट करते हैं और सामान या कैश लूटकर फरार हो जाते हैं। तो पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और इनका जो तीसरा साथी है उसकी फिलहाल तलाश जारी है। लेकिन सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से दिन दहाड़े करीब शाम को 4 बजे ये पूरी घटना हुई जिसमें 40 लाख रुपए एक बाइक सवार से लूट लिए गए। जी मुकेश, ये 40 के 40 लाख बरामद कर लिए गए हैं और ये तस्वीरों में जो हम देख रहे हैं थोड़ा अजीब भी लग रहा है देखने में। जो लूट को अंजाम दिया जा रहा है, 3 शख्स आते हैं और जिससे लूटा जा रहा है वो कहीं भी कहीं प्रतिक्रिया, उसका प्रतिरोध नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जिस शख्स के साथ लूट हुई है उसने एक बैग टांगा हुआ था और ये बैग उसकी पीठ पर था, तो उसको एहसास भी नहीं हो पाया कि उसके बैग से पैसे निकाले जा रहे हैं। लड़के आए और वहाँ काफी शोर था और उसके बैग से 40 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। 40 लाख में से 38 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और बाकी के जो 2 लाख रुपए हैं उनको बरामद करने की कोशिश की जा रही है और तीसरा जो आरोपी है उसको भी तलाश किया जा रहा है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को हम बता दें, जिस तस्वीरों को आप देख रहे हैं, 2 शख्स की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। 3 लोग थे इस लूट को अंजाम देने के लिए और ये वो तस्वीरें हैं, लाइव लूट की तस्वीरें। दिल्ली के लाल किले के पास बाइक सवार आप शख्स को देख सकते हैं। 3 लोग आते हैं, उसके बैग से 40 लाख रुपए लूट के ले जाते हैं। 38 लाख की बरामदगी हो गई है और तीसरा शख्स वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और बात करते हैं महाराष्ट्र की, किस तरह से यहां पर किसान परेशान है, लेकिन महाराष्ट्र के जो नेतागण हैं उनका ध्यान जहां होना चाहिए कम से कम वहां तो नजर नहीं आ रहा है। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आणि भाजपला काय वाटतं की देशाचं स्वातंत्र्य काय गोमूत्र शिंपडून मिळालंय?
की शिंपडलं गोमूत्र आणि झालं स्वतंत्र. तसं नाहीये. गोमूत्र शिंपडून आपला देश स्वतंत्र झालेला नाहीये, तर माझ्या आपल्या सगळ्या क्रांतिकारकांनी स्वतःच्या रक्ताचा अभिषेक करून हे स्वातंत्र्य मिळवून दिलेलं आहे. आणि काय काय आपण त्यांचे जयंत्या पुण्यतिथ्या करत असतो. सावरकरांचं आलं का सावरकरांची जयंती, सावरकरांची पुण्यतिथी, भगतसिंग, राजगुरू. पण काही क्रांतिकारक असे आहेत की त्यांची नावं सुद्धा आपल्याला माहित नाही. केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी हो, अमित भाई हो, इनके ऊपर बार बार जो निचले स्तर पर टिका वो कर रहे हैं, ये उनका रोजाना का खेल है. इतना ही मैं कहूँगा कि देश को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी, इनके ऊपर आप जितनी टीका करोगे जनता उतनी ही तेजी से आपको जवाब देगी. आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन सोमवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया. लोगों को अब जाम से निजात मिलेगी. इस फ्लाईओवर के शुरू होने से धौला कुआं से लेकर नोएडा तक का सफर सिग्नल फ्री हो जाएगा. फ्लाईओवर फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोला गया है. भारी वाहनों की एंट्री इस फ्लाईओवर पर बंद रहेगी. देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट. 3 रेड लाइट से फ्री हो जाएंगे और एक तरह से अब नोएडा से ऑल इंडिया मेडिकल तक बिना रेड लाइट के आप फर्राटे से वहां पहुंच सकते हैं. तो दिल्ली के लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. लोगों को थोड़ी तकलीफ तो हुई इस दौरान, क्योंकि काफ़ी आज जब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो ट्रैफिक की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी. लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ती है. हफ्तों से इंतजार था इस चहल पहल का. यह है सिग्नल फ्री आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन. इंतजार लंबा रहा लेकिन दूरी घटने वाली है, क्योंकि इस पर सिग्नल की कोई रोक टोक नहीं. आश्रम फ्लाईओवर से जुड़ने वाला 1.4 किलोमीटर लंबा आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन डीएनडी को जोड़ता है. अभी 2-4 छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं. जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगे. जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी. दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं. उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं. तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं. अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं. करीब 3.5 लाख गाड़ियां रोजाना महारानी बाग और आश्रम के इस रास्ते से गुजरती हैं और जनवरी से एक्सटेंशन का काम शुरू होने के बाद ये रास्ता जाम में जकड़ा हुआ कुछ यूं दिखने लगा. हालांकि जाम से आश्रम चौक का नाम पुराने वक्त से जुड़ा है. मैंने देखा ये तो खुल गया है, तो मैंने इसी पे आज तो आसान हो गई है. बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत आनंद आया इस रोड पे चलने में. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. मतलब इतनी खुशी हो रही है. ये एवरी डे का घंटों खराब करता था. हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना जल्दी सक्सेस होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा. 164 करोड़ रुपए की लागत से तैयार आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन दक्षिणी दिल्ली के रास्ते नोएडा जाने वाले या फिर उधर से दक्षिणी दिल्ली आने वालों की मुश्किल भरी राह आसान करेगा. इसको खोलने की पहली डेडलाइन 15 फरवरी थी, फिर 28 फरवरी हुई और अब 6 मार्च को आखिरकार ये काम पूरा हो सका. जाम में जकड़ी दिल्ली को लेकर आज की ये कोशिश है. लगातार बढ़ते ट्रैफिक के बोझ के मद्देनजर आज की ये कोशिश कल को लेकर भी है. तो उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार की इस सोच के जरिए लोगों के समय की बचत होगी. नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया.